नमस्ते सदावत्सले मातृभूमे। विषय तो गंभीर है ही और सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई भी चल रही है। दो जजेस की बेंच ने, थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊंगा 2-3 मिनट। दो जजेस की बेंच ने तमिलनाडु गवर्नर के मामले में पावर का यूज करते हुए आर्टिकल 142 में जो वहां बिल पेंडिंग पड़े थे गवर्नर के पास, और गवर्नर ने वो प्रेसिडेंट को भेजे थे ताकि वो प्रेसिडेंट उस पर एसेंट दे सके, उनको कानून घोषित कर दिया था। मैंने उस दिन भी, सेम डे जिस दिन वो जजमेंट आया था उसी दिन कहा था ये भारत में एक नए प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल डेंजर खड़ा कर देगा। और खास तौर से टीवी चैनल्स पर डिबेट करते समय मैंने ये भी कहा था कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि गवर्नर ने जिन बिलों पर जो आशंकाएं रखते हुए बिल को वापस किया था या फिर उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा था, क्या वो आशंकाओं का समाधान कोर्ट ने किया था, या कोर्ट केवल इस बात को लेकर चल पड़ा था कि गवर्नर इतने दिन कैसे रख सकता है। क्या दो जजेस की बेंच, जो 5 जजेस मिनिमम चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन कर सकता है? और खास बात यह है, क्या 5 जजेस की बेंच भी कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लॉज जोड़ सकती है? क्या क्या भारत की पार्लियामेंट के बगैर कोई भी प्रावधान जोड़ा जा सकता है? ये कुछ गंभीर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे प्रश्नों को एड्रेस किया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर सकते हैं? तमिलनाडु के वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने कहा कि साहब आप रीराइट नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास पावर बहुत है, आर्टिकल 142 में पावर है। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या आर्टिकल 142 की पावर का इस्तेमाल इतने बड़े लेवल पर किया जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ जोड़ दें और गवर्नर को बांध दें या प्रेसिडेंट को बांध दें? तो उन्होंने कहा, साहब गवर्नर इतने दिनों तक रखा रहेगा तो फिर मामला गंभीर हो जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूछा कि एक बात बताइए, अगर हम इस पर टाइमलाइन बांध देते हैं कि भाई 3 महीने में गवर्नर डिसाइड करेगा, ये तय हो गया, तब हमें बताइए कि ऐसी परिस्थिति में अगर गवर्नर 3 महीने में डिसाइड नहीं करता, प्रेसिडेंट के लिए रेफरेंस भेजता है, प्रेसिडेंट उसको डिसाइड नहीं करता है, तो क्या गवर्नर या प्रेसिडेंट के मामले में हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चला सकते हैं? क्या प्रेसिडेंट अपॉइंटिंग अथॉरिटी होता है, प्रेसिडेंट के खिलाफ या फिर गवर्नर के खिलाफ क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलना चाहिए? भाई सीधी सी बात है कि आपने किसी आदेश को, किसी व्यक्ति को बांध दिया है। अब आपने बांध दिया और वो अगर उस काम को नहीं करता है तो कंटेम्प्ट है कोर्ट की ऑर्डर का। और कोर्ट के ऑर्डर के कंटेम्प्ट के मामले में क्या अभियोजन चलाया जा सकता है? ये तो गंभीर प्रश्न है। अगर इसको मान लिया जाता है, मैं कहता हूं कि अगर इसको मान लिया जाता है कि भाई आपने लिमिटेशन लगा दी और गवर्नर को आदेश कर दिया और बांध दिया कि नहीं, गवर्नर और प्रेसिडेंट ऐसा करेंगे, ये उनकी मजबूरी है क्योंकि हमने आदेश दे दिया है, गवर्नर के खिलाफ अगली स्टेप ये होनी चाहिए कि गवर्नर के खिलाफ या प्रेसिडेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आना चाहिए अगर वो नहीं मानता तो। इस पर उन्होंने कहा कि साहब वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाए, अगर गवर्नर उसको डिसाइड ना करे तो ऑटोमेटिकली कानून बन जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बात बताइए कि क्यों ना इंडिविजुअल मामलों में, इंडिविजुअल कोई मामला फंसता है तो कोर्ट आइए, कोर्ट गवर्नर को पूछेगा, गवर्नर के खिलाफ स्ट्रिक्चर पास कर देगा, गवर्नर को टाइमलाइन दे सकता है, कुछ भी करे, लेकिन इंडिविजुअल एक आध केसेस में तो ठीक है। लेकिन क्या जनरल लॉ बनाया जा सकता है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जनरल लॉ बनाकर वो उसको फिक्स कर दे और ये कह दे कि नहीं ये जो है वो आपको मानना पड़ेगा? इन परिस्थितियों को कैसे डील करेंगे? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इंडिविजुअल मामलों में माना जा सकता है, लेकिन जनरल तो मुझे नहीं लगता कि जनरल कोई लिमिटेशन लगाई जा सकती है, और ये उचित भी होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट तो ये कहता है कि आर्टिकल 200 और 201 में कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल
का इंटरप्रिटेशन ये किया जा सकता है कि समय समय पर कोर्ट में जो मामला आएगा उस पर एज सुन एज पॉसिबल को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन सभी कानूनों के लिए, सभी जनरल चीजों के लिए ऐसा कह देना ये उचित नहीं लगता। आगे और गंभीर प्रश्न है, चलिए भाई, अगर ऑटोमेटिकली उसको कानून घोषित भी कर दिया जाए कि भाई ये ऑटोमेटिकली कानून घोषित हो गया, तब उस कानून में अगर कुछ है जिसके लिए गवर्नर या प्रेसिडेंट बैठा है, जिसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल है, वो विषय कौन देखेगा? और अगर हमने उसको कानून बना दिया कि भाई अगर 3 महीने में नहीं डिसाइड करते हैं तो फिर ये कानून का रूप ले लेगा। अगर वो कानून का रूप ले लेता है और वो कानून कोर्ट में फिर चैलेंज होता है, क्योंकि कानून अगर ठीक नहीं होगा, कानून की वैलिडिटी में कोई समस्या होगी, तो ऐसी परिस्थिति में उसको फिर चैलेंज करना पड़ेगा, लोग चैलेंज करेंगे। अब जब हमने ही कानून घोषित किया हो, हमारे आदेश से ही कानून बना हो, ऐसी परिस्थिति में वो कानून की वैलिडिटी हम कैसे देखेंगे जो हमने ही कानून बनाया? ये बड़े गंभीर प्रश्न आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच के सामने आए और 5 जजेस की बेंच ने बड़ी गंभीरता से, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इन पर प्रश्न किए और उन प्रश्नों के जवाब सामने से आते दिख नहीं रहे थे। मैं आपको बता दूं, ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला ने पीछे तमिलनाडु के मामले में 10 कानूनों को कानून घोषित कर दिया था, 10 बिलों को कानून घोषित कर दिया था, क्योंकि 10 बिल जो उस समय गवर्नर के पास थे, गवर्नर ने उनको वापस किया था, तमिलनाडु ने फिर उसको गवर्नर को भेजा था, गवर्नर को फिर वो बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजने पड़े कि भाई प्रेसिडेंट से एसेंट ले लें। प्रेसिडेंट से एसेंट लेने के लिए वो बिल पड़े हुए थे, यानी कि केंद्र के पास थे। इसी बीच में तमिलनाडु में ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दी थी, वो भी आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 32 जनरली क्या, मैंडेटरी आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स के लिए आता है, और भारत के लोगों के, भारत में लोगों के फंडामेंटल राइट अगर सरकार इन्फ्रिंज करती है, अगर स्टेट इन्फ्रिंज करता है, उस स्टेट में सुप्रीम कोर्ट, उस स्टेट में केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकार आती है, पार्लियामेंट आती है, विधानसभा आती है, लोकल बॉडीज आती हैं, और वो भी आते हैं जिनके पास स्टेट की इंस्ट्रूमेंटेलिटी, यानी कि राज्य के बिहाफ पर जो निर्णय लेते हैं, वो सभी इसमें कवर होते हैं। उनके खिलाफ जनता को अधिकार दिए गए हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट 32 में चले आए। अब तमिलनाडु सरकार आर्टिकल 32 में पिटीशन डालती है, सुप्रीम कोर्ट पहले उसको स्वीकार करता है कि हाँ 32 में ला सकते हो। 32 की पिटीशन सुनने के बाद आर्टिकल 201 को बाईपास कर देता है, और बाईपास करके प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पावर है, उस पावर में एक राइडर लगा देता है। वो राइडर 3 महीने में डिसाइड करना पड़ेगा ऐसा लगाता है, और साथ में जो कानून पेंडिंग पड़े हैं, उन कानूनों को, जो बिल पेंडिंग पड़े हैं गवर्नर के एसेंट के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसकी देखेगा, ये उसका काम है। और अगर उसको समझ नहीं आता है, राज्य उसको इंसिस्ट करता है कि नहीं आपको करना ही पड़ेगा, हम आपसे सहमत नहीं हैं, तो फिर वो प्रेसिडेंट को भेज देता है, और प्रेसिडेंट अब उस विषय पर अपनी राय देता है। प्रेसिडेंट राय देने के लिए या गवर्नर राय देने के लिए कंसेंट करता है, एडवाइस लेता है ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू हिम। ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू हिम की जो परिभाषा है, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी माना गया है, और बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी माने गए हैं जो उसके मातहत काम करते हैं। एडवोकेट से भी कर सकता है, एडवोकेट जनरल से भी कर सकता है, या कुछ सीनियर एडवोकेट्स या जो कानून के जानकार अधिकारी उसके मातहत आते हैं, उन सबसे कंसेंट ले सकता है। उसके बाद जब ये मंथन हो जाएगा, उसके बाद वो हाँ या ना करेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उस बिल को ना कर दिया तो वो कानून नहीं बन सकता। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम या गवर्नर का पहले काम, और गवर्नर की शंकाओं पर प्रेसिडेंट की सलाह इस बात की है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको
ऑफिशियल सबऑर्डिनेट से बात करने के बाद कि उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राष्ट्रीय प्रोस्पेक्टिव में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव में वो अपना पूरा दिमाग लगाएगा कंसल्ट करने के बाद, और पूरा दिमाग लगाने के बाद वो उसको कानून का दर्जा देगा या नहीं देगा। क्या ये प्रक्रिया जो सुप्रीम कोर्ट ने आज चिंता जाहिर की कि भाई अगर इसको हम कानून घोषित कर देंगे अपनी तरफ से, तो फिर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो गवर्नर देखता था या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखता था आफ्टर कंसल्टेशन विद द ऑफिशियल सबऑर्डिनेट टू हिम, उसका क्या होगा? वो कानून फिर मेरे पास चैलेंज होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गवर्नर या प्रेसिडेंट कानून बना देता है, उसके बाद भी चैलेंज होते हैं, उसके बाद भी मतलब वो इतना दिमाग लगाकर करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां कभी कभी रह जाती हैं। और अब ये जो गड़बड़ियां रह जाती हैं उनको सुप्रीम कोर्ट फिर से देखता है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर ही नहीं देखेंगे और ये कानून का दर्जा हो जाएगा और उनकी शंकाओं के समाधान नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट उसको कानून घोषित कर देगी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होगा तो क्या होगा? मैं समझता हूं आज सार्थक बहस इस विषय पर हुई और दिशा भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की ठीक लग रही है। जो उनके प्रश्न, गंभीर प्रश्न सामने आए हैं, इन प्रश्नों के जवाब कौन देगा? अब जो शंका मैं बार बार जाहिर कर रहा हूं वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसाइड कर देता है, मतलब रेफरेंस में कह देता है कि ये राइडर नहीं लगाए जा सकते या कानून नहीं घोषित किया जा सकता, वो प्रेसिडेंट गवर्नर का काम है, वही करेगा, नहीं तो हम कंटेम्प्ट के चक्कर में आ जाएंगे, नहीं तो कानूनों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कौन देखेगा, ये सारी चीजें नए सिरे से खुलेंगी। अगर वो ये कह देता है कि ऐसा नहीं कर सकते, तो 2 जजेस की बेंच का ऑर्डर, चूंकि ये रेफरेंस बदल नहीं सकता, तब क्या होगा? तब फिर से नए सिरे से उन 2 जजेस की बेंच का रिव्यू डालना पड़ेगा। रिव्यू के बाद उसको फिर से क्यूरेटिव पिटीशन में डालना पड़ेगा। क्यूरेटिव पिटीशन में फिर से इस पर बहस होगी। क्या 5 जजेस की बेंच जो इतने लंबे समय से सुन रही, उसने 1 महीने का टाइम दिया है, क्या 5 जजेस की बेंच ये जो रेफरेंस तय करे ओपन कोर्ट में बहस के बाद, ये कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा, ये जजमेंट का दर्जा नहीं ले सकता? ये नया प्रश्न आएगा। और एक और प्रश्न ये आएगा कि अगर 2 जजेस की बेंच में जो डिसीजन दे रहे हैं वो इस तरह के कई डिसीजन दे चुके हैं, कई कमेंट कर चुके हैं, वो चीफ जस्टिस होने लायक हैं क्या? भविष्य में लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने वाली है उस बेंच का एक जज, क्या वो चीफ जस्टिस होने लायक हैं? क्या केंद्र सरकार को इस पर कोई स्टेप लेना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट की उस कोलिजियम में जो कोलिजियम उनको चीफ जस्टिस घोषित करेगी अपना उत्तराधिकारी के रूप में, उसको कोई निर्णय लेना चाहिए? जैसे तमाम हाईकोर्ट के जजेस के लिए कमेंट आते हैं, कल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक जज के पेशकार की डायरी जब्त करवा ली, क्योंकि ऐसा अग्रिम जमानत का मामला गया था और अग्रिम जमानत का मामला जल्दी डिसाइड नहीं हो पा रहा था। पार्टी कोर्ट के सामने पहुंची, सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि साहब लंबे समय से वहां सुनवाई हो गई, वो नहीं हुआ, तो फिर डायरी मंगाई कि देखो निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, अपलोड हुआ कि नहीं हुआ, कब क्या हुआ, पूरी स्थिति बताइए जब उसकी डायरी सामने आएगी। मतलब इस स्तर पर। और तमाम हाई कोर्टों के लिए, जजेस के लिए ये कहना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट को कि भैया रिटायर हो गए तो अच्छा ही हो गया, कम से कम जान तो बची। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जज इस प्रकार का आ जाता है, जो इस प्रकार के ऑर्डर करता है जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को भंग करते हों, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम उनको चीफ जस्टिस बनने से रोक सकती है, जबकि ऑलरेडी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का जजमेंट है कि सीनियर मोस्ट ही बनेगा, भले ही 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए बने? ये सब गंभीर प्रश्न अब सामने आ रहे हैं जब इस प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमलीज सामने आ चुके हैं। क्या होगा भविष्य में, ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन मेरा मानना बिल्कुल तय है, इन सब बातों पर विचार होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।